गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया वगैरह के बारे में जानेंगे ऊर्जा के स्रोत के चैप्टर में। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल आज का क्या। तो पहला सवाल यहाँ दिया गया है, नाभिकीय अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये पूछा जा रहा है नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा जिसे इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्राप्त होता है। तो पहला बात ध्यान देंगे, नाभिकीय ऊर्जा जो है यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो आपको नाभिक से प्राप्त होता है। आप जानते हैं नाभिक परमाणु के भीतर होता है। जब कोई परमाणु होता है तो उसके भीतर एक नाभिक होता है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या सब होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सभी ने पढ़ा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ घूमता है। तो भीतर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जिस जगह पर होता है उसी को हम लोग नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में। और उससे रिलेटेड जो अभिक्रिया होता है जिसके फलस्वरूप नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है उसे न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शन से ही न्यूक्लियर एनर्जी मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सब है। तो सवाल है हमारे पास, नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो ऑब्वियस है, नाभिकीय ऊर्जा दो प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। नाभिकीय जो भी ऊर्जा है उसमें दो चीज़ हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, पहला चीज़ है हमारा नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब टूटना, खंड होना, मतलब टूट जाना। इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। संलयन का मतलब संयोजन से है, इसका मतलब जुड़ना होता है। इसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। FUSION। तो देखिए दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें फ्यूजन है FISSION और इसमें फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब जुड़ना यानी संलयन और फ्यूजन का मतलब टूटना यानी विखंडन। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी आपको नाभिकीय ऊर्जा जो है उत्पन्न करना है यानी नाभिक से ऊर्जा उत्पन्न करना है, तो परमाणु तो काफ़ी छोटा होता है, तो उसको देख पाना, उससे ऊर्जा निकाल पाना ये आसान चीज़ नहीं है। तो इसके लिए आपको एक जो है प्रक्रिया चाहिए होगा, एक मशीन चाहिए होगा जिसे बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। और राइट स्टूडेंट, तो आप लोग याद रखेंगे नाभिकीय ऊर्जा बेसिकली परमाणु के नाभिक से प्राप्त होती है, जो दो प्रकार का होगा, नाभिकीय विखंडन, संलयन। विखंडन का मतलब क्या चीज़ हो गया, टूट जाना, और संलयन का मतलब जुड़ना। और इसे जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको नाभिकीय रिएक्टर की आवश्यकता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा के प्रत्यक्ष रूप में सूर्य की तुलना करें। जीवाश्म ईंधन सभी को पता है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, जो भी पेड़ पौधों और पशुओं से प्राप्त होने वाले जो ईंधन होता है उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ये सभी ने पढ़ा हुआ है। और ऊर्जा के प्रत्यक्ष रूप में, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन करेक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, ऊर्जा के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में सूर्य की तुलना करें। ऊर्जा के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में सूर्य की तुलना करें। तो आगे बोल रहा है ऊर्जा का जो प्रत्यक्ष स्रोत है यानी पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है वो जो है ऊर्जा बेसिकली सूर्य से ही आती है। किसी भी तरीके की जो हमारे पास ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो सूर्य से ही आता है। और केवल एक नाभिकीय ऊर्जा जो अभी आपने ऊपर पढ़ा वो केवल जो है सूर्य से नहीं प्राप्त होता है, बाकी सभी प्रकार की पृथ्वी पर जितनी भी प्रकार की ऊर्जा मिलती है वो सभी इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली सूर्य से ही प्राप्त होती है। किसे छोड़कर, नाभिकीय ऊर्जा को छोड़कर। तो आपको दो चीज़ में अभी तुलना करना है, जीवाश्म ईंधन और सूर्य के बीच तुलना यानी अंतर दिखाना है। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है, इधर जीवाश्म ईंधन का और इधर सूर्य का। तो जीवाश्म ईंधन सभी ने पढ़ा है, ये अनवीकरणीय स्रोत है यानी इसे इसे परंपरागत भी बोलते हैं। ये हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, इसलिए यह परंपरागत ऊर्जा स्रोत है या अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है क्योंकि इसको हम लोग पहले यूज नहीं करते थे। सूर्य के
सोलर जो है, सोलर एनर्जी का यूज हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा है इसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा जीवाश्म ईंधन है इन उसको रात में भी जला सकते आप ऊर्जा निकाल सकते हैं, या दिन में भी जला के ऊर्जा निकाल सकते हैं। लेकिन सूर्य को बात किया जाए तो सूर्य के जो है सौर प्रकाश का उपयोग केवल आप दिन में कर सकते हैं। आगे देखेंगे, जो जीवाश्म ईंधन है उसे जलाने से आपको पता है धुआं निकलता है, तो इससे पॉल्यूशन फैलता है, जबकि जो है सोलर वाला यानी सूर्य का ऊर्जा यूज करने से कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। साथ ही इसका जो ज्ञात भंडार है यानी कि जीवाश्म ईंधन, जैसे आपको बताया गया था पेट्रोल और कोयला, ये सब बहुत कम है, ये निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, जबकि सूर्य जो है ऊर्जा का चिर अस्थायी स्रोत है, यानी यह बहुत समय तक जो है ऊर्जा देता रहेगा, यह खत्म होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा जीवाश्म ईंधन और सूर्य में अंतर। तो सूर्य बेसिकली नवीकरणीय स्रोत है, यानी यह गैर परंपरागत स्रोत है, और जो है जीवाश्म ईंधन यह अनवीकरणीय स्रोत है, यानी यह परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। तो ध्यान देंगे इसमें क्या क्या अंतर है, उसको पॉइंट्स को देखना है। तो भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा में निम्न अंतर है, इधर भूतापीय है और इधर नाभिकीय है। तो देखिए भूतापीय ऊर्जा आपको पता है पृथ्वी के भीतर जो गर्म जल स्रोत है उससे प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, यह पता है स्टूडेंट्स। भूतापीय ऊर्जा से किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं फैलता है, लेकिन जब आप नाभिकीय ऊर्जा यूज करते हैं तो इसमें बहुत सारा प्रदूषण उत्पन्न होता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर संचित ऊर्जा है, क्योंकि वह पृथ्वी के भीतर गर्म जल स्रोत से मिलता है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, नाभिकीय अभिक्रिया से। अभी आपको बताया गया न्यूक्लियर एनर्जी जो निकलता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलता है। आगे बात करें, भूतापीय ऊर्जा का जो है सस्ता स्रोत है, यह ऑब्वियस है, बहुत सस्ता होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर से निकाला जाता है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है ऊर्जा का काफ़ी महंगा स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा में जो ईंधन यूज होता है वो बेसिकली होता है यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा का जो है ईंधन क्या होता है, यूरेनियम। आप लोग चाहे तो कॉपी को ऊपर नोट कर लेंगे, नाभिकीय ऊर्जा का ईंधन यूरेनियम होता है। इसका जो सिंबल है वो यू लिखा जाता है, कैपिटल यू। तो ये यूरेनियम जो है काफ़ी महंगा पदार्थ है, और इसी तरीके का कुछ और जो है भी पदार्थ है, जैसे थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब भी पदार्थ है, ये सब भी काफ़ी महंगे पदार्थ है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज जो है यूरेनियम का होता है, और ये काफ़ी महंगा है। इस कारण नाभिकीय ऊर्जा यह जो है ऊर्जा का काफ़ी महंगा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय ऊर्जा के क्या लाभ है। तो नाभिकीय ऊर्जा का लाभ और हानि पूछा जा रहा है। पहले लाभ हम लोग देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा से लाभ देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, यानी नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त होता है, आपको पता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होने के लिए नाभिकीय अभिक्रिया चाहिए जो नाभिकीय रिएक्टर में होता है, और इससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। आप कितना भी जीवाश्म ईंधन वगैरह जला लीजिए, उतना एनर्जी कभी प्राप्त नहीं होगा जितना कि नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा से ऊर्जा की असीम मात्रा पैदा होती है, लेकिन समस्या यह है कि नाभिकीय ऊर्जा का संयंत्र यानी रिएक्टर बैठाने का खर्च बहुत अधिक है। लेकिन यदि एक बार बैठ जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप जो है यह निकाल सकते हैं, ऊर्जा निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। जब आपके पास ऊर्जा मिल गई तो ऊर्जा में बेसिकली जो है एनर्जी होती है, उस जो है ऊर्जा या फिर जो है एनर्जी में हीट होता है, और उस हीट का उपयोग आप पानी को भाप बनाकर विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। पानी से जब भाप बनता है तो भाप जो है ऊपर उठता है, और ऊपर उठते टाइम वहाँ पर आप जो है कोई टरबाइन लगा देंगे तो वो जो है टरबाइन घूमने लगता है। टरबाइन को जनित्र से जोड़कर आप आसानी से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जब रिएक्टर जो होता है, नाभिकीय अभिक्रिया में जो रिएक्टर यूज होता है उसमें बहुत सारा कण निकलता है जिसको त्वरित कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? त्वरित कण। ये जो त्वरित कण है
इस कणों में बहुत सारा गुण होता है और उसमें बहुत सारा जो है रिसर्च वर्क किया जाता है, जिसको हिंदी में शोध बोलते हैं। तो उन कणों पर जो शोध होता है, रिसर्च होता है, उससे भी बहुत नई नई प्रकार की जानकारियाँ मिलती है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब इसका जो है हानि या खतरा पूछ रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया से क्या खतरा है। तो आप ध्यान रखेंगे, अभी आपने पहले भी पढ़ा कि नाभिकीय अभिक्रिया से जो है, नाभिकीय अभिक्रिया से प्रमुख खतरा खर्च किए गए ईंधन के भंडारण और निपटान में होता है। अभी आपने पढ़ा स्टूडेंट कि जो नाभिकीय अभिक्रिया के लिए ईंधन यूज होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। वो जो पदार्थ है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है काफ़ी खतरनाक होता है। जैसे आपको अभी बताया गया कि यूरेनियम हो गया या थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब रेडियो एक्टिव या हिंदी में रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं। इन रेडियो सक्रिय पदार्थ में जो है स्टूडेंट्स 3 प्रकार की किरणें निकलती है इससे। कौन कौन सी किरण है, देखिए, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। ठीक है, तो इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 प्रकार की किरणें निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है। इन किरणों के संपर्क में यदि कोई भी व्यक्ति आ जाए, पौधा आ जाए, पशु आ जाए, कुछ भी, तो उसका जो है कोशिका नष्ट होने लगता है। यानी आपसे यदि पूछा जाए यूरेनियम या फिर यूरेनियम के पास आप जो है खड़े हो जाएंगे तो आपके शरीर की कोशिका नष्ट होने लगती है, क्योंकि उससे 3 प्रकार की किरणें नेचुरली निकलती है, प्राकृतिक रूप से 3 प्रकार की किरणें निकलती है। और यदि इन्हें सीधे पर्यावरण में फेंक दिया जाए तो वो जहाँ भी जाएगा एक तरीके से विकिरण या रेडिएशन उत्पन्न करता है। रेडिएशन उत्पन्न करने का मतलब यही किरणें उत्पन्न करना है। ऐसा होने से जो है हमारा वातावरण दूषित होता है। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर में लीकेज का भी खतरा होता है। अभी आपने देखा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर का यूज होता है, और बहुत बार ऐसा हुआ है स्टूडेंट कि नाभिकीय रिएक्टर जो है लीक हो जाता है। नाभिकीय रिएक्टर लीक होने से क्या होता है कि वो जहाँ नाभिकीय रिएक्टर है उसके आसपास जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये विकिरण या रेडिएशन निकलने लगता है, उसी 3 प्रकार की किरणें, जो बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रभाव डालती है और वहाँ के सभी आदमी को जो है, वहाँ जो भी जीव जंतु, पौधा, मनुष्य है, उन सभी को नुकसान पहुँचता है। और ऐसा कई बार हो भी चुका है कि बहुत सारा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर लीक हो गया है, इससे उस पूरे इलाके को खाली कराना पड़ा है। ऐसा बहुत बार हुआ भी है। चलिए, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का उत्पादन का क्या सूत्र है। अभी आपने पढ़ा नाभिकीय जो है, नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। विखंडन का मतलब टूटना होता है, संलयन का मतलब जोड़ना होता है। तो विखंडन यानी टूटने के बारे में पूछ रहा है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का उत्पादन का फॉर्मूला वगैरह पूछा जा रहा है। तो सवाल का आंसर देखिए स्टूडेंट्स, नाभिकीय विखंडन में जो है, विखंडन का मतलब ये होता है टूटना। तो इसमें एक बड़ा नाभिक लिया जाता है और बड़ा नाभिक को हल्के वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है। ध्यान देंगे, एक नाभिक है, एक पहले परमाणु लिए, ऐसा परमाणु जिसका नाभिक बड़ा हो, उस नाभिक को किससे प्रहार कराना है, न्यूट्रॉन से, जिसका जो है वेग बहुत कम हो, यानी हल्के वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है। जब आप हल्का वेग वाला न्यूट्रॉन से बड़ा नाभिक पर प्रहार करते हैं तो वो नाभिक टूट जाता है, और टूटते साथ उससे जो है बहुत मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को जो है आप फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, जिसका सूत्र एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। एल्बर्ट आइंस्टीन नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये काफ़ी महान वैज्ञानिक थे। इनका एक फेमस फार्मूला था, E बराबर, इसने फार्मूला दिया था mc²। m का मतलब हो जाता है मास, और c जो है स्पीड ऑफ लाइट होता है, यानी प्रकाश की चाल होती है। तो जहाँ E जो है ऊर्जा की मात्रा है, m जो है द्रव्यमान है यानी मास है, और c जो है प्रकाश की चाल है। तो इस फार्मूला से आप बता सकते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा कितना ज़्यादा होगा या कितना जो है उत्पन्न होगा, किस प्रोसेस में, नाभिकीय विखंडन के प्रोसेस में। और विखंडन में आपने पढ़ा कि बड़ा नाभिक में एक हल्का वेग वाला न्यूट्रॉन से प्रहार कराना है, जिससे ये मिलेगा।
चलिए आगे बात करें। भारत में कुछ स्थानों के नाम बताएं जहां परमाणु रिएक्टर मौजूद है। तो भारत में भी हमारे पास जो है कुछ जगह परमाणु रिएक्टर है, बहुत ज़्यादा रिएक्टर तो नहीं है लेकिन 7-8 इसमें जो है नाम लगभग आते हैं, ध्यान रखेंगे। पहला है तारापुर। तारापुर जो है नाभिकीय रिएक्टर, वो महाराष्ट्र में स्थित है। ये सवाल जो है कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है कि हमारे जो है देश के परमाणु रिएक्टर कहाँ कहाँ जो है मौजूद है, इसे बताए। तो ये एक तरीके से जीके के लिए भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसमें पहला है तारापुर। तारापुर जो है स्टूडेंट्स कहाँ बताया गया, महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद राणा प्रताप सागर नाभिकीय रिएक्टर जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कलपक्कम। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कपरापुर ये गुजरात में है और कैगा कर्नाटक में है। तो ये जो है हमारे पास लिस्ट है जो हम अभी भारत में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है। तो विखंडन का मतलब अभी आपने समझा टूटना, और संलयन का मतलब समझा जोड़ना, और ये दोनों नाभिकीय ऊर्जा का ही मतलब नाभिकीय अभिक्रिया का ही एक प्रकार है, और नाभिकीय अभिक्रिया से नाभिकीय ऊर्जा मिलती है। ये सब आप लोग समझ चुके हैं। चलिए देखिए, नाभिकीय विखंडन का बात किया जाए तो विखंडन को अभी बताया गया आपको फिजन बोलते हैं, और संलयन को फ्यूज़न बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न, और ये हो गया न्यूक्लियर फिजन। तो वर्ड्स पर भी ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसमें। पहला पॉइंट है नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो इसमें आपको बताना है क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक, भारी या बड़ा नाभिक टूटकर भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो अब ये सर टूटना है यहाँ, तो बड़ा चीज़ टूट के जो है छोटा छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं। यदि संलयन की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है जुड़ेगा, दो हल्का नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाभिकीय विखंडन में चेन रिएक्शन हो भी सकता है और नहीं भी। ध्यान रखेंगे, नाभिकीय रिएक्शन में चेन रिएक्शन, जैसे इसे जो है इंग्लिश में मतलब हिंदी में भी बेसिकली चेन रिएक्शन ही कहते हैं, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन नाभिकीय संलयन में कभी भी चेन रिएक्शन नहीं हो सकती है ना। तो चेन रिएक्शन पूछा जाता है, चेन रिएक्शन किस में होता है। तो चेन रिएक्शन सिर्फ नाभिकीय विखंडन में ही होता है, और वो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन नाभिकीय संलयन में कभी भी चेन रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, विखंडन अभिक्रियाएं कम वेग वाले न्यूट्रॉन के भारी नाभिक से टकराने पर होती है। अभी आपने पढ़ा कि विखंडन कैसे होता है। तो एक भारी नाभिक पर जो है कम वेग वाला न्यूट्रॉन से प्रहार कराते हैं तो वह टूट जाता है और उससे विखंडन अभिक्रिया होती है। जबकि संलयन अभिक्रिया हमेशा उच्च ताप पर होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि विखंडन के लिए क्या चाहिए। तो विखंडन के लिए कम वेग वाला न्यूट्रॉन चाहिए, और संलयन के लिए क्या चाहिए। तो संलयन के लिए उच्च ताप चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, विखंडन अभिक्रियाएं नियंत्रित की जा सकती है, यानी आप विखंडन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है। ठीक है, तो हम लोग जो है यदि ये सब नाभिकीय रिएक्टर से ऊर्जा उत्पादन करेंगे तो उसके लिए कंट्रोल होना चाहिए। बिना कंट्रोल का तो नहीं हो पाएगा। यानी उसमें कौन सा चीज़ से हम लोग ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, विखंडन से। तो अभी जो नाभिकीय रिएक्टर है जिससे हम लोग नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो सभी ऊर्जा विखंडन अभिक्रिया से ही प्राप्त की जा सकती है, संलयन से नहीं। क्यों? क्योंकि संलयन को हम लोगों ने अभी तक कंट्रोल करना नहीं सीखा है। वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं कि संलयन अभिक्रिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है, और इसीलिए संलयन अभिक्रिया का यूज हम लोग जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमेशा विखंडन अभिक्रिया का यूज करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पांचवा, नाभिकीय विखंडन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान रखेंगे, नाभिकीय विखंडन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह बहुत अधिक मात्रा होती है। लेकिन संलयन अभिक्रिया में जो है विखंडन से भी कई ज़्यादा
कई गुना ज़्यादा जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है स्टूडेंट्स। तो बात को समझेंगे, फिर से बोल रहे हैं, नाभिकीय विखंडन में तो अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन में तो ऊर्जा उत्पन्न होती ही है और वो भी विशाल मात्रा में होती है, लेकिन इसमें जितना भी मात्रा में उत्पन्न होता है उसका कई गुना ज़्यादा ये जो है नाभिकीय संलयन में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ है कि संलयन में विखंडन से कई गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका यूज करते हैं ऊर्जा उत्पादन में, इसका नहीं करते हैं। क्यों? आपको पता है कि विखंडन को हम लोगों ने कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन संलयन को अभी तक कंट्रोल करना नहीं सीखा है, इसलिए इसका यूज हम लोग ऊर्जा उत्पादन में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये स्टूडेंट्स, नाभिकीय विखंडन में रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पाद के रूप में बनते हैं, इसके निपटान में समस्या होती है। यानी जो अभी हम लोग जिसका यूज करते हैं, जैसे अभी आपको बताया गया कि अलग अलग राज्यों में जो है जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें जो यूज हो रहा है, तो नाभिकीय विखंडन में रेडियो एक्टिव पदार्थ उसमें जो है वही रेडियो एक्टिव पदार्थ अभी बताया गया, जिससे अल्फा बीटा और गामा प्रकार की किरणें निकलती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, उस तरीके का पदार्थ इसमें बनता है। तो ऑब्वियस है इसको जो है कहीं भी नहीं फेंक सकते, इसको थोड़ा सही तरीके से इसका निपटान करना होगा। यदि सही तरीके से निपटान नहीं किया जाए तो यह पर्यावरण को हानि पहुंचा सकती है, जीव जंतु पौधा सब पर यह जो है दुष्प्रभाव डालती है। जबकि आप नाभिकीय संलयन के बारे में बोला जाए तो नाभिकीय संलयन में किसी भी प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं बनता है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ बनता ही नहीं है तो इसको निपटान करने का कोई बात ही नहीं उठता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। किंतु हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं। आपको फिर पता है कि इसका यूज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने संलयन को कंट्रोल करना नहीं सीखा। संलयन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, विखंडन से कई गुना अधिक। विखंडन में तो खुद बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, लेकिन इससे भी कई गुना अधिक इसमें निकलती है, लेकिन इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कंट्रोल नहीं हो सकता है। आगे बात करें, विखंडन अभिक्रियाएं नाभिकीय रिएक्टर में होती है। अभी आपने पढ़ा कि विखंडन जो हम लोग करते हैं वो नाभिकीय रिएक्टर में होता है, लेकिन संलयन जो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रिएक्टर में नहीं की जा सकती, क्योंकि रिएक्टर में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई रिएक्टर नहीं यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में क्या अंतर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें निम्न अंतर है। एक तरफ हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिख लेंगे और एक तरफ नाभिकीय अभिक्रिया लिख लेंगे। ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं स्टूडेंट? संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और इस प्रक्रिया में भाग लेने से, यहाँ पर मैं पूरा एक बार पढ़ देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे, इस अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता है किंतु नाभिक में परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है की संख्या में परिवर्तन होता है किंतु इसमें नाभिक में परिवर्तन नहीं होता है। और इस तरफ देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों में परिवर्तन हो जाता है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि इस वाले में जो है दोनों चेंज हो, इस वाले में जो है केमिकल रिएक्शन में सिर्फ संयोजी इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है लेकिन नाभिक नहीं बदलता है। इसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो रहा है और नाभिक भी चेंज हो रहा है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है इसमें तत्वों के परमाणु संख्या नहीं बदलते। ऑब्वियस है, नाभिक नहीं चेंज हो रहा है तो परमाणु संख्या नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें नाभिक बदल रहा है तो इसमें परमाणु संख्या बदल जाएगी। तीसरा देखिए, इस प्रक्रिया में नई यौगिक बनती है और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान में जो है इसमें अंतर नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें बिल्कुल नया तत्व बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे यौगिक नया बनता है लेकिन इसमें नया तत्व बन जाता है, और साथ ही द्रव्यमान में कमी आ जाती है क्योंकि वो द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। तो जितना द्रव्यमान ऊर्जा में चेंज हो जाता है उतना का कमी हो जाता है। आगे बात करें तो इस प्रक्रिया में इसका एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड
बना। जबकि इसमें देखिए एल्युमिनियम एक जो है नाभिक है, एल्युमिनियम जिसका परमाणु द्रव्यमान 27 होता है और परमाणु संख्या 13 होती है। इसमें जब आप न्यूट्रॉन से प्रहार कराते हैं, न्यूट्रॉन जिसका भार 1 होता है तो ऊपर 1 लिखा गया और यहाँ पर जो है 0 लिखा गया, मतलब इसमें कोई इसका परमाणु संख्या नहीं होता है। तो जब यहाँ ध्यान दीजिए, जब एल्युमिनियम पर न्यूट्रॉन से प्रहार करा रहे हैं तो यह बिल्कुल नया चीज़ बन जाता है। देखिए यह क्या क्या बन जाता है, सोडियम और हीलियम, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बन गया। यहाँ पर कोई भी चीज़ पहले नहीं था, यहाँ था हमारे पास एल्युमिनियम, प्रहार कराया न्यूट्रॉन से तो बिल्कुल नया पदार्थ बन गया जो अब तक अभिक्रिया में मौजूद नहीं था। जबकि यहाँ देखिए यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड देखिए Ca से ही आया है, O से ही आया है और CO2 से ही आया है ये सब। चलिए तो ये क्लियर होना चाहिए। उससे पहले कुछ बात जान लेते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों ने सुना होगा 2 प्रकार का जो है बॉम्ब होता है, जैसे एक है हमारा परमाणु बम, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब भी बोला जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ये जो परमाणु बम है ये जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु बम जो है हमेशा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो आप लोग एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा नोट कर लेंगे, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आंसर करेंगे नाभिकीय विखंडन पर। और इसके बाद है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर करेंगे यह हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सोच सकते हैं खुद में कि किस में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो है हमारा नाभिकीय संलयन में ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और नाभिकीय विखंडन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। खुद आपने देखा कि नाभिकीय विखंडन से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन में मिलता है। तो ऐसे केस में यदि आप देखें तो हाइड्रोजन बम जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें नाभिकीय संलयन है और संलयन में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ऊर्जा निकलती है। और परमाणु बम काफ़ी जो है कम पावरफुल होता है किससे, हाइड्रोजन बम से। आपने सुना होगा कि जापान ने जो है अमेरिका ने जो है जापान पर परमाणु बम गिरा दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर, तो उस नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर जो है परमाणु बम गिराया गया था। अभी तक हाइड्रोजन बम का यूज नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं परमाणु बम गिराया था तो इतना नुकसान हुआ, अब यदि एक बार भी हाइड्रोजन बम गिरा दिया जाए कोई देश किसी दूसरे देश पर, तो नुकसान होने की आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि वह पूरा देश समाप्त हो जाएगा, वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक केवल ये जो है आइडिया के लिए है कि क्या होता है हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पर आइए। तो नेक्स्ट है हमारे पास चेन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। तो इस पर आते हैं, चेन रिएक्शन जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, श्रृंखला अभिक्रिया। हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया। तो ध्यान देखें, श्रृंखला अभिक्रिया जो है नाभिकीय विखंडन में ही होती है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया केवल नाभिकीय विखंडन में होगी, या कभी भी संलयन में नहीं हो सकती है। इसमें यूरेनियम 235 इसका भार होता है, परमाणु भार। तो यूरेनियम 235 या U235 लिख सकते हैं। जब यूरेनियम 235 के नाभिक पर कम वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है तो यूरेनियम 235 का नाभिक टूटकर नया पदार्थ बनाता है। आपको यह पता है अभी कि विखंडन में जो है किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम पर कम वेग वाला न्यूट्रॉन से प्रहार कराए तो ऐसा कराने से यूरेनियम 235 का नाभिक टूट गया और टूटकर नया पदार्थ बनाया। साथ ही नया पदार्थ बनने के अलावा इसमें 3 अन्य जो है न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, 3 अन्य न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो पहला स्टेज में जो है 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ। तो दूसरे चरण में यहाँ पर जो है 9
इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इसी प्रकार आप तीसरा में आएंगे तो उसमें 300 और गुना हो जाएगा, 27 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, चौथे में 81 इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार यह संपूर्ण विखंडन जो है बहुत कम समय में ही समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे विखंडन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। इस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया, और यह तब तक चलेगी जब तक पूरा का पूरा ईंधन, यानी यहाँ पर यूरेनियम या ईंधन, जब तक पूरा यूरेनियम या ईंधन समाप्त नहीं हो जाए। और चूंकि इसमें बहुत कम समय में ही बहुत ज़्यादा अभिक्रिया होती है, इसमें आप बोल सकते हैं कि इसमें जो है असीमित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और इसी का यूज, इसी चेन रिएक्शन का यूज जो है परमाणु बम बनाने में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर इसे थोड़ा समझ लेंगे। ध्यान दीजिए कि जैसे एक यूरेनियम था, इस यूरेनियम पर जब आपने न्यूट्रॉन से प्रहार कराया तो 3 अन्य न्यूट्रॉन बना फर्स्ट स्टेज में। जब 3 अन्य न्यूट्रॉन जो है, फिर ये जो न्यूट्रॉन बना ये फिर जब यूरेनियम पर प्रहार किया तो फिर से वहाँ 3 अन्य न्यूट्रॉन बनेगा, 3 अन्य न्यूट्रॉन। ये फिर यूरेनियम पर प्रहार किया तो यहाँ भी 3 अन्य, यहाँ भी फिर यूरेनियम पर जब यह प्रहार करेगा तो यहाँ भी 3 अन्य। तो दूसरे स्टेज में यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, 9 हो जाएगा। फिर ये तीनों 3 अलग अलग पर करेगा। तो इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन चलता रहता है और ये काफ़ी कम टाइम में ख़त्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग चेन रिएक्शन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आइए, नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को कौन से मात्रक में मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा में विज्ञान में ऊर्जा को मापने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल ई और वोल्ट के लिए कैपिटल वी से सूचित करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक जो है कितना होता है, मान 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना जूल होता है, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19। और इसी को यदि बड़ा मात्रक ले लें तो इसका बड़ा मात्रक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसको MeV से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो सूर्य में जो अभिक्रिया होती है वो भी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। आपको पता है संलयन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और वही ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ तक रखते हैं। इसका एक क्लास और होगा कल और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगी।